हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉक शॉक के साथ मैं हूं एजाज सैयद। आज टॉक शॉक में हमने खुसूसी तौर पर दावत दी है एक सीनियर जर्नलिस्ट को, एक ऐसे सीनियर जर्नलिस्ट को जो कमोबेश 31 साल से जर्नलिज्म कर रहे हैं। बड़ा बाइज़्ज़त नाम है, पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात को बड़े करीब से फॉलो करते आए हैं, बड़े करीब से जानते हैं। हिंदुस्तान को मुतअद्दिद बार हिंदुस्तान का दौरा कर चुके हैं, बीजेपी के बहुत सारे रहनुमाओं को जानते हैं। हिंदुस्तान में जो सियासत है या फ़ैसला साजी है उसको बहुत जानते हैं, पाकिस्तान की सियासत और फ़ैसला साजी को बहुत जानते हैं। तो आज हमारे लिए बड़े एजाज़ की बात है, हमारे बहुत सीनियर और बड़े मोहतरम शौकत पराचा साहब। शौकत साहब, बहुत शुक्रिया आपका। एजाज साहब, मेरे लिए एजाज़ है कि मैं आपके पास है और आपने कुछ ज़्यादा ही मेरे बारे में बयान कर दिया। नहीं, ऐसा ही थैंक यू सो मच जी, प्लीज़। ऐसे हाँ। शौकत भाई, हम आपसे सीखते हैं। लेट मी एडमिट कि मैं फॉरेन अफेयर्स जब से मैं कवर करने लगा हूँ तो जिस बंदे को जिन 2-3 बंदों को सबसे पहले मैं देखता हूँ उनमें से एक आप हैं, मारियाना साहिबा हैं, आप हैं। तो मेरे लिए तो बड़े एजाज़ की बात है कि आप तशरीफ़ लेके आए। शौकत भाई, मेरे ख्याल में बात का आगाज़ शुरू करते हैं। आज हिंदुस्तान की तरफ से 16 यूट्यूब के जो चैनल्स हैं उनको पाबंदी आयद की। अब ये अनाउंसमेंट उन्होंने इस तरह से किया कि पाकिस्तान की तरफ से ये जो चैनल्स हैं ये दुश्मनाम तराजी कर रहे थे या इश्तियाल अंगेज़ी फैला रहे थे। अच्छा, अब ये हिंदुस्तान का एक इल्ज़ाम है और हमें पता है कि हिंदुस्तान के अंदर भी ऐसे बहुत सारे लोग, इंडिविजुअल्स हैं, जैसे अर्नब गोस्वामी और बहुत सारे चैनल्स के नाम भी हम ले सकते हैं जो ऐसा काम इश्तियाल अंगेज़ी करते हैं। ज़ाहिर है हिंदुस्तान एक बड़ी डेमोक्रेसी है, बड़ा मुल्क है, उसने इस तरीके से अब वो किया है। तो आप क्या देखते हैं दोनों मुल्कों का मीडिया जब इस तरह की टेंशन होती है? 22 अप्रैल से एक टेंशन चल रही है पहलगाम के वाक़े के बाद, तो ऐसे वाक़े के बाद जो मीडिया है दोनों मुल्कों का वो कैसा रोल प्ले करता है? शाह जी, बहुत शुक्रिया। बड़ा सख्त टॉपिक है ये, क्योंकि जो मीडिया है वो पहली दफ़ा ये हम नहीं देख रहे। हमने इसी मीडिया को पठानकोट के टाइम पे देखा, हमने उड़ी के टाइम पे देखा, हमने पुलवामा के टाइम पे देखा, हमने मुंबई अटैक्स के टाइम पे देखा, उसके बाद 2001 में जब इंडियन पार्लियामेंट पे अटैक हुआ तो हमने वो भी देखा। मीडिया कोई आइसोलेशन में एग्जिस्ट नहीं करता। यानी जिन लोगों की बात आपने की, ज़ाहिर है वो कहीं ना कहीं इन टच होते हैं, उनको कहीं ना कहीं लाइन मिलती है, उनको कहीं ना कहीं से डायरेक्शन मिलती है। और ये कोई एक जगह पे नहीं होता। हमारे यहाँ भी मसलन आजकल जो मैं हेडलाइन देखता हूँ, बाकायदा टीवी चैनल जो हैं वो नीचे स्लाइड यानी टिकर दे रहे होते हैं कि हमने उनके सोशल मीडिया को मात दे दी, हमने उनके चैनल्स को मात दे दी, बजाय इसके कि जो मीडिया का काम है यानी अमन की एफर्ट करना तो सबकी ज़िम्मेदारी है। अगर फ़र्ज़ किया बिहार स्टेट असेंबली इलेक्शन की वजह से ये उसको ज़्यादा हवा दी जा रही है, या जैसे पुलवामा में जनरल इलेक्शन होने थे वो हवा दी गई थी, अगर पॉलिटिकल मोटिवेशन है भी सही इस हवा देने को, प्रोवोकेशन करने की, एक्साइटमेंट करने की, एक्साइटमेंट से ज़्यादा इंसाइटमेंट करने की, इश्तियाल फैलाने की। और इश्तियाल फैलाना शाह जी अब कुछ नहीं रह गया, बाकायदा जंग की तरफ मूव करने की। लेट मी रिपीट, बाकायदा जंग की तरफ मूव करने की। रियासतों को कहा जाता है कि आप जंग कर दें, लड़ाई कर दें, आप ये कह रहे हैं उस तरफ धकेलना है ना। हाँ। आगे तो कॉन्सिक्वेंस होते हैं। एक आपकी गलत फहमी हुई नहीं तो आप गए नहीं। और एक बात याद रखें, मैं साउथ एशिया का सिटीज़न हूँ, कि जंग आप शुरू तो कर सकते हैं, आपके उस वक्त लिमिटेड कंट्रोल्ड आपके ऑब्जेक्टिव होंगे, बट जब ये जंग शुरू होती है फिर वो ना आइसोलेटेड रहती है ना लोकलाइज रहती है। फर्स्ट वर्ल्ड वार कहाँ से शुरू हुई? सैरागेवो से। वो दूर दराज ऑस्ट्रिया हंगेरियन एम्पायर थी। आप तो डीएसएस के डिफेंस के स्टूडेंट हैं। वहाँ से वो प्रिंस फर्डिनेंड का मर्डर हुआ। जंग का मेन थिएटर क्या बना? ऑस्ट्रिया, हंगेरी? नो, जंग का मेन थिएटर फ्रांस बना, जंग का मेन थिएटर जर्मनी बनी, जंग का मेन थिएटर फिर ब्रिटेन बना। कहाँ पहुँची जंग? जिसको हम वर्ल्ड वॉर 1 कहते हैं, यानी एक लोकलाइज इंसिडेंट। इसलिए
ये जो प्रोवोकेशन है फॉर पॉलिटिकल रीज़न एक रही है इंडिया में कि जब भी इलेक्शन आते हैं, स्पेशली वो जब बीजेपी आई है, मोदी साहब आए, राजस्थान का इलेक्शन था, उन्होंने किसी मोहम्मद रफ़ीक साहब का नाम लिया कि वो मोहम्मद रफ़ीक जो हैं वो बैठ के इस पूरे राजस्थान के इलेक्शन को मैनूवर कर रहे हैं। इंसिडेंटली आई वेंट टू सी मोहम्मद रफ़ीक साहब, मेरे बड़ा एक्साइटमेंट थी कि जिस बंदे का नाम मोदी ले रहा है, मोदी साहब जिसका नाम ले रहे हैं, 2014 में जब पहली दफ़ा मोदी साहब प्राइम मिनिस्टर बने, ना ये राजस्थान में स्टेट असेंबली इलेक्शन था, हाँ, ठीक, और जिसमें वो हार भी गई थी बीजेपी। ठीक, वो पायलट साहब बने थे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने थे, और पायलट साहब का राजेश पायलट एक इंदिरा गांधी के साथी थे, उनके बेटे हैं ये। ठीक, और उसका एक बड़ा अजीब सा ताल्लुक भी है। ये कौन से साल की बात कर रहे हैं आप? ये अभी 2017-18 की बात कर रहा हूँ, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है साल कौन सा था। तो राजेश पायलट साहब का जो बेटा है उसकी शादी हुई है उमर अब्दुल्ला के घर में। ठीक है, उमर अब्दुल्ला की सिस्टर हैं, ठीक, सायरा अब्दुल्ला, ठीक, और फारूक अब्दुल्ला की बेटी हैं वो। यानी कहाँ रिश्ते जाके मिलते हैं कि एक हिंदू लीडर, हाँ, बीजेपी का ना कांग्रेस के लीडर राजेश पायलट जी, वो पग बांधते थे, चूँकि राजस्थान से थे, राजपूत थे, वो राजपूतों वाला पग बांधते थे। जब मैं बिल्कुल बच्चा था तो इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट में या राजीव गांधी की गवर्नमेंट में मैं उनको देखता था, उनकी खबरें लगती थी। फिर जब ये राजस्थान में इलेक्शन हुए, कुछ जहाँ से मैं हूँ उसके पार राजस्थान है, तो थोड़ा सा कल्चर भी हमारा, यानी मैं कल्चर की बात करूँ, मैं एक बार जयपुर गया। ठीक, जयपुर में, जयपुर शहर से बाहर एक उनका कल्चरल सेंटर है जिसको वो चोखी धानी कहते हैं। ठीक, तो चोखी धानी की सैर को हम शाम में चले गए। तो आप यकीन माने ये जो पपेट शो है ना, जब हम बच्चे थे हमारे गांव में ये आते थे पपेट शो वाले, हम उनको कहते थे पुतली तमाशा, पुतलियां नचाने वाला। ठीक है, पुतली तमाशा। हाँ, वो हमारी गली में ही वो अपना सेट लगाते थे, खाना वाना हमारे घर से चारपाइयाँ उनको फराहम करते थे। शाम को वो गाँव के बच्चे सारे वो बैठ के देखते थे। चोखी धानी में ये जो मेरा डिस्कनेक्ट था ना उस पुतली तमाशा से, तकरीबन कोई 30-25 साल के बाद मैंने वो चोखी धानी में जा, एग्जैक्टली वही पाटे खां, वही कैरेक्टर थे, वही सीटियाँ थी, वो सारा कुछ था। वो जो राजस्थान का कल्चर है, एक और शादियों पे हम एक ख़ास झूमर होती है, उसको हम अपने उसको छुड़ी कहते हैं, छुड़ी झूमर, वो मैंने चोखी धानी में जाके देखी। वो चूँकि वो डिस्प्ले था कल्चर का, तो वो कल्चर थोड़ा सा मिलता जुलता है। तो राजेश पायलट जो हैं वो उसका बेटा उमर अब्दुल्ला जो अभी चीफ मिनिस्टर हैं, इनका बहनोई फारूक अब्दुल्ला साहब का वो दामाद है। तो उस वक्त राजस्थान के इलेक्शन पे सुविंद्रा देवी हार गई थी, जो थी इनकी बीजेपी की, और वो जीत गए थे। गहलोत उनका नाम था, वो चीफ मिनिस्टर बने, और गहलोत, और ये जो पायलट साहब हैं ये डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने। लेकिन मोहम्मद रफ़ीक साहब से मैंने फिर ट्रेस किया, मैंने कुछ लोगों से पूछा, उन्होंने कहा जी एक रफ़ीक साहब हैं, वो उधर पिंडी में रहते हैं। ट्रस्ट भी मैंने उनको कॉल की, नंबर ढूंढ, ये वो साहब हैं जिनके बारे में मोदी साहब ने कहा, हाँ, कि ये राजस्थान के इलेक्शन को पाकिस्तान में बैठ के मनूवर कर रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। फिर मैं उनसे मिला, वो बड़े मोअज़्ज़ज़ शरीफ आदमी, एक पीर, यानी पीर तरह के वो इंसान, और मैंने उनका इंटरव्यू भी किया शाह जी। वो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जब भी वहाँ इलेक्शन होगा, कहीं ना कहीं एक एस्टेब्लिश नॉर्म बन गया है कि उसका मुद्दा पाकिस्तान पे डालने की कोशिश की जाएगी। कोई वाक़या हो जाएगा, मैं ये नहीं कहना चाह रहा, तहकीकात होंगी, पता चलेगा किसने किया, किसने करवाया। पाकिस्तान ने तो आपको मालूम है इसी पहलगाम की इंडिपेंडेंट इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन की बात की है, पेशकश की है रादर, कि हम तामन करने के लिए तैयार हैं। और चाइना ने, चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर एक्सेलेंसी वांग यी ने सपोर्ट किया है पाकिस्तान, और उन्होंने तो चीन ने कहा है कि एज अर्ली एज पॉसिबल, ताकि ये डिस्टेबलाइजेशन ना हो। तो मैं ये कह रहा हूँ शाह जी आपसे कि जो पॉलिटिकल गेम्स हैं उसको दोनों मुल्कों का अमन ख़राब करना एज आ इंस्ट्रूमेंट ऑफ पॉलिसी नहीं यूज़ होना चाहिए। अच्छा, आपने बड़ी खूबसूरत बात की। मैं आप सारी चीज़ों को जानते हैं, लेकिन मैं नाजरीन के लिए भी और एक याद दहानी के लिए 2019 से लेकर 2025 तक का एक
मैंने डाटा इकट्ठा किया है कि लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर वायलेशंस कितनी होती रही हैं। अब वो डाटा स्क्रीन के ऊपर नज़र भी आ रहा है, लेकिन मैं एक दफ़ा पढ़ देता हूँ और मैं चाहूँगा इसके ऊपर आपकी ज़रा राय भी कि 2019 में पाकिस्तान और भारत के दरमियान वायलेशंस जो रिकॉर्ड की गई हैं वो 3,299 हैं, 3,289। 2020 में रिकॉर्ड 5,133 वायलेशंस। अच्छा, 2019 में आपको याद हो पुलवामा भी हुआ था और 2019 में ही वो आर्टिकल 370 वाला जो कश्मीर का स्टेटस है वो चेंज हुआ था। 35 भी स्क्रैप हुआ और 370 भी स्क्रैप बिल्कुल हुआ। अच्छा, अब 2020 में यानी कि 2019 में वो हुआ, 2020 में रिकॉर्ड चला गया 5,133। और फिर सीज फायर जो 2003 में हुआ था पाकिस्तान भारत का, ये सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया था 2020 में। फिर 2021 में फरवरी में आपको पता रीफर्म किया था जनरल बाजवा थे, हाँ। उन्होंने कहा जी जो 2003 का हमने एग्रीमेंट लाइन ऑफ कंट्रोल का किया है हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। हाँ। अच्छा, और जब 2021 में वो रीअफर्म होता है तो उस वक्त का डाटा बताता है कि कोई लाइन ऑफ कंट्रोल पे वायलेशन 2021 में कोई लाइन ऑफ कंट्रोल पे वायलेशन नहीं है। फिर आ जाते हैं 2022 में, फिर आइसोलेटेड इंसिडेंट्स हुए हैं और उसमें एक मिसाइल जो हिंदुस्तान ने माना भी कि गलती से एक मिसाइल अटैक कर दिया, मिसाइल आया था इधर मियां चन्नू के पास गिरा। जी ऐसा ही है, खानेवाल डिस्ट्रिक्ट में। जी हाँ, उसके अलावा कोई वाकया यहाँ पर नहीं हुआ। फिर 2023 में आ जाते हैं, मल्टीपल वायलेशंस 2023 में रिकॉर्ड, यानी कि 21-22 बिल्कुल काम है देखा जाए तो पिछले सालों की में, और 23 में वापस ऊपर चले जाते हैं और 23 में मल्टीपल वायलेशंस आती हैं, जून में, अक्टूबर में, नवंबर में ये नोट की जाती हैं। 2024 में फिर इसी तरह की अखनौर में फायरिंग होती है, फिर पाकिस्तान पे इन्फिल्ट्रेशन का इल्ज़ाम लगता है, इसी तरह वायलेशंस होती हैं, हम भी कहते हैं कि उधर से वायलेशन हो रही है। फिर 2025 में सबसे बड़ा वाकया अभी देखें तो वो पहलगाम का हो गया है, जिसमें 27 लोग मारे जा चुके हैं। तो अगर हम गुज़िश्ता ये सालों का 5-6 साल का जो डाटा देखें तो डिप आती है, नज़र आती है, और फिर हम देखते हैं एकदम ऊपर चढ़ता है। और फिर इसको अगर आप ज़रा बलूचिस्तान से भी मिलाकर देखें, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि 2021 पहले मैं ये ज़रा LOC की बात कर लूँ जी। आजकल क्योंकि शिमला एग्रीमेंट को भी एड्रेस किया जा रहा है। जी। पहले LOC नहीं थी, ठीक। शिमला एग्रीमेंट में इसको LOC माना गया कि चलें जो उधर है जो इधर है, लेकिन इट्स नॉट अ परमानेंट बॉर्डर, नॉट अ इंटरनेशनल बॉर्डर। और LOC जहाँ तक जाती है उसके ऊपर जो एरिया है उसको डिमार्केट नहीं किया गया, क्योंकि उस वक्त जब शिमला हुआ उस वक्त कोई नहीं जाता था ऊपर। लेकिन उस शिमला एग्रीमेंट में प्रोविज़न है कि वो जो बियॉन्ड LOC जो एरिया है सियाचिन की तरफ, उसको कोई मुल्क यूनिलैटरली डिमार्केट नहीं करेगा। ठीक। पहले पाकिस्तान के ट्रूप्स जाते थे ऊपर, जब बर्फ़ पड़ती थी वो नीचे आ जाते थे। 84 में जब हमारे ट्रूप्स गए तो इंडिया ने उस वायलेशन ऑफ शिमला एग्रीमेंट उन्होंने अपने ट्रूप्स बिठाए होते, वो सियाचिन क्राइसिस शुरू हो गया। फिर आ जाते हैं जंप करके हम सीज़ फायर अक्रॉस द LOC है। अगर शिमला एग्रीमेंट स्क्रैप होता है तो फिर LOC स्क्रैप हो जाएगी। ठीक। फिर सीज़ फायर वाला कॉन्सेप्ट कहाँ जाएगा? फिर तो लोग आ जा सकते हैं ना, ओपन हो जाएगा। फिर प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। इस वक्त LOC की जो लेजिटिमेसी है वो शिमला एग्रीमेंट, दैट इज़ अंडर द प्रोविजन ऑफ शिमला एग्रीमेंट। अगर शिमला एग्रीमेंट स्क्रैप होता है, शिमला इज़ नो मोर देयर, तो फिर LOC नहीं होगी। फिर कौन सा कश्मीरी किधर जाएगा? उसके लिए तो कोई ऐसी लाइन नहीं है ना। मसलन अभी तो कहा गया ना, आप कश्मीरी हैं, मैं कश्मीरी हूँ, ये कश्मीरी हैं, वो कश्मीरी हैं, कहा जाएगा कि दिस इज़ LOC, आप इसके पार नहीं जा सकते, एंड द लेजिटिमेसी इज़ थ्रू शिमला एग्रीमेंट। जब शिमला स्क्रैप हो गया, देर इज़ नो LOC, देन देर इज़ नो कॉन्सेप्ट ऑफ सीज़ फायर अक्रॉस LOC। फिर तो सीज़ फायर अगर आप उड़ी तक पहुंच जाते हैं, अगर आपकी हिम्मत है आप श्रीनगर पहुंच जाते हैं, यू कैन ड्रा न्यू LOC देन। तो सेंक्टिटी ऑफ द LOC इज़ प्रोवाइडेड इन शिमला एग्रीमेंट। ठीक है।
जो आगरा में जनरल परवेज़ मुशर्रफ मरहूम गए, अटल बिहारी वाजपेयी साहब के साथ इनकी मुलाकात हुई, वो टॉक्स आगरा फेल हो गई, उसके बाद बिल्डअप शुरू हो गया। और आप यकीन माने, मैंने एक आर्टिकल लिखा था, मैंने जब ये आगरा की तरफ जा रहे थे तो मेरा एप्रीहेंशन थी और मैंने उसमें लिखा था कि अगर ये आगरा टॉक्स फेल हो गई तो फिर क्या होगा, क्योंकि भुट्टो स्वर्ण सिंह टॉक्स फेल हुई तो पार्टली फिर हैंडल नहीं कर सके और हो गया 65 की वॉर हो गई। यू गॉट माई पॉइंट, उसका अपोजिट आता है। ठीक तो नहीं हो रहा था, आई बॉल टू आई बॉल, फौजें आ गईं। इट वाज नवंबर 2003 परहैप्स के मौलाना फजलुर रहमान साहब गए इंडिया। ठीक, इनकी जो है वो जो जमीयत उलमा हिंद है, उनकी ऑर्गेनाइजेशन है। और इंटरेस्टिंगली सुने शाह जी, उसमें ना वो बाल ठाकरे से भी मिले मुंबई जाके, ये कभी मौलाना फजलुर रहमान साहब से आप कंफर्म कर सकते हैं। मौलाना साहब सब से मिले थे। और मौलाना फजलुर रहमान साहब का एक तारीख़ी किरदार है जो शायद हमारी ये पाक इंडिया तारीख़ या अमन की कोशिशों में नहीं उसको क्रेडिट दिया जाता। मौलाना साहब ने जो होम वर्क किया उधर, उसके नतीजे में फिर फ़ौजें भी वापस हुईं और उसमें ये सीज़ फायर वाला जो है ये एग्रीमेंट हुआ कि नो फायरिंग अक्रॉस 2003 वाला। 2003 में बहुत सारे CBMs कहते हैं ना इनको, उस CBM में एक ये भी था कि ये सीज़ फायर है, इसका एहतराम किया जाएगा अक्रॉस दी LSO। पहले सीज़ फायर का कॉन्सेप्ट नहीं था, ठीक, क्योंकि आपको मालूम है 90s में जिहाद चल रहा था, जिहादी तंजीमें थी, वो इधर भी आते थे, जो शेख रशीद साहब ने बाद में बात भी की। तो सीज़ फायर उधर से शुरू हुई। फिर अटल बिहारी वाजपेयी साहब इधर आए पाकिस्तान। 4 जनवरी 2004 को सार्क समिट थी, उसमें भी बड़ा मसला बना। ठीक, वो मेहमान आए हैं, वो कह रहे थे कि जी हमें जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब बाकायदा दावत दें मुलाकात की। हम पाकिस्तान की साइड कह रही थी कि कर्टसी कॉल करना ये कस्टमरी है फॉर द गेस्ट, ट्रेडिशन है कि उसमें भी वेस्टर्न डिप्लोमेट्स को इंटरवीन करना पड़ा कि मुलाकात तो करें। खैर मुलाकात हो गई 6 जनवरी 2004 को। नहीं, वो दोस्तों ने ही करवा दी ना। ठीक है, तो 6 जनवरी 2004 को वो मुलाकात हुई। और उससे पहले ये हुआ कि पाकिस्तान और इंडिया के जो और ये 6 जनवरी 2004 की वही मुलाकात है जिससे कंपोजिट डायलॉग दोबारा शुरू हो गया। उसमें एक जॉइंट स्टेटमेंट आई। उस जॉइंट स्टेटमेंट में ये था कि जो कश्मीर वाला उन्होंने माना कि हम डायलॉग करेंगे, और हमारी साइड से ये था कि जो टेररिज्म है, ये जो मिलिटेंसी है, इसको हम कंट्रोल करेंगे। यानी नॉट द वे कि हमने कोई एक्सेप्ट कन्फेस किया, बल्कि ज़ाहिर है पाकिस्तान तो पहले से ही कर रहा था ये एफर्ट्स ना। उससे कंपोजिट डायलॉग शुरू हुआ। 8 पॉइंट एजेंडा था जिसमें पीस एंड सिक्योरिटी और कश्मीर के 2 पॉइंट्स को फॉरेन सेक्रेटरीज ने एड्रेस करना था। बाकी सारे सेक्टोरल थे जिसमें यानी वो ये वुलर बैराज का जो झेलम दरिया पे है श्रीनगर के पास, वाटर इश्यूज़, यानी सियाचिन उसमें सेपरेट था। ट्रेड रिलेशन एंड इकनॉमिक रिलेशन को प्रमोट करने के लिए फिर वो जो दूसरा एरिया है उधर कच्छ वाला एरिया है, उसमें डिमार्केशन नहीं हुई थी, उसमें रन ऑफ कच्छ वाला एरिया की बात कर रहा हूँ, उस पे था। फ्रेंडली प्रमोशंस का भी एक सेगमेंट था जिसको कल्चरल सेक्रेटरीज करते थे। ये 2008 तक चलता रहा। और अगर मेरी लाइफ में यानी जर्नलिस्ट रहने में या उससे पहले में अगर कोई मैंने अच्छा माहौल देखा इंडिया पाकिस्तान के दरमियान, तो ये 4 साल थे, जनवरी से लेके 26 नवंबर 2008 तक। उसके बाद नहीं हुआ, क्योंकि मुझे याद है जब ये हुआ वाक़या मुंबई अटैक्स वाला, तो मनमोहन सिंह वो भी अब दुनिया में नहीं रही, वो प्राइम मिनिस्टर थे, तो उन्होंने कहा था नो मोर बिजनेस विद पाकिस्तान एज़ यूजुअल, यानी उससे स्कटल हो गया। बाद में उधर भूटान में सार्क समिट हुई, मुलाकात भी हुई, लेकिन नहीं वो बात बनी नहीं, वो बैक ऑन ट्रैक आया भी नहीं है। तो इसलिए ये जो सीज़ फायर है, हाँ फिर आगे बढ़ते हैं। 2013 में पाकिस्तान जो है वो सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बना, नॉन परमानेंट मेंबर जैसे आज है। तो जलील अब्बास जिलानी साहब हमारे फॉरेन सेक्रेटरी थे, ये गए थे,
हमने एक उधर समिट करवाई तो इन्होंने जाकर चेयर की, उसके बाद फिर मामला सीज़ फायर का ख़राब हो गया। और जिन सालों की आपने बात की उसमें तो बहुत ख़राब रहा। फरवरी 2021 वाला जो रीअफर्म किया गया, बहुत सारे लोग पाकिस्तान में ये उस वक्त क्रिटिसाइज़ भी कर रहे थे, कह रहे थे कि चूँकि उन्होंने 5 अगस्त 2019 के इक़दामात ले लिए हैं तो पाकिस्तान को अब सीज़ फायर को रीअफर्म नहीं करना चाहिए था। लेकिन मैं समझता हूँ कि अमन की तरफ जो कोई एक कदम बढ़ेगा उसको ज़रूर वेलकम करना चाहिए। और अभी भी जो LOC है ये थोड़ी बहुत हीट अप हो रही है। खुदा करे कि अमन कायम रहे, हम तो अमन की बात करते हैं। अच्छा, इस पे 2014 में आते हैं। आप हिंदुस्तान में थे 2014 में जब मोदी साहब पहली दफ़ा इलेक्शन प्राइम मिनिस्टर के लड़ रहे हैं और आप बीजेपी हेडक्वार्टर में थे। अगर प्लीज़ ज़रा कोई मेमोरी अपनी शेयर करें, किस तरह हिंदुस्तान जाना हुआ? अच्छा, उस वक्त माहौल क्या था कि मोदी जब प्राइम मिनिस्टर पहली दफ़ा बन रहे थे, कितने सीरियस थे वो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के साथ भी पीस प्रोसेस करने के लिए? आपको याद है पाकिस्तान में भी ज़रा आए थे। तो मैं चाह रहा हूँ कि ये हिस्ट्री जो आपने देखी है, क्योंकि बहुत सारे फर्स्ट हैंड अकाउंट्स हैं, तो मैं चाहता हूँ वो सुनाया। मैं बहुत बार इंडिया गया हूँ और मैंने ये जो एक यहाँ नोशन है ना, शाह जी अगर इजाज़त दें तो मैं खुल के बात करें। बिल्कुल खुल ये जो नोशन है ना कि पूरा को पूरा इंडिया पाकिस्तान का मुखालिफ है, ऐसी बात नहीं है। यानी सर्टन इंटरेस्ट ग्रुप्स जो हैं उसमें आप इस्टेब्लिशमेंट कहें, पॉलिटिशियन कहें या पॉलिटिकल पार्टी जैसे बाल ठाकरे की पार्टी या बीजेपी या RSS जो भी हों, लेकिन जो इंडियंस हैं ना, मैं अब बिल्कुल कोई डाउन ट्रोडन आम अनपढ़ इंडियन की बात नहीं कर रहा। मैं जो वाकई जो एक मिडिल क्लास है, अपर क्लास है, पढ़े लिखे हैं, वो गलत नोशन है कि सारे ही पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हैं। भाई मैं मेरी बात सुने, मैं चेन्नई गया हूँ एज़ फॉर एज़ क्लोज टू श्रीलंकन बॉर्डर। मैं कर्नाटका गया हूँ, बेंगलुरु की बात कर रहा हूँ, मैं उधर गया हूँ, मैं हैदराबाद गया हूँ, मैं मुंबई गया हूँ, मल्टीपल टाइम्स टू दिल्ली। मुझे नहीं महसूस हुआ कि दे हेट मी मीन पाकिस्तानी। अच्छा, मेरा भी एग्जैक्टली यही ख्याल है। मैं एक ऑनेस्ट आपको, मैंने पहले आपसे इजाज़त ले ली कि मैं खुल के बात कर दूं। मैं आपको कम्प्लीमेंट कर रहा हूँ और सप्लीमेंट कर रहा हूँ। और बड़ी बात यह है कि मैनी अ टाइम्स कि मैं, ज़ाहिर है आप जाएंगे कहीं भी जाएंगे, कुछ सोवेनियर घर के लिए गिफ्ट लेने आए आप लेके आएंगे। मैनी अ टाइम मुझे इंडियन शॉपकीपर, जिनको पता है मैं पाकिस्तानी हूँ, जिनको पता है मैं पाकिस्तानी मुस्लिम हूँ और मुझे पता है वो इंडियन हैं, वो इंडियन हिंदूज़ हैं, उनका धर्म है, लेकिन मैनी अ टाइम्स उन्होंने कहा साहब पैसे नहीं लेंगे। अब मैं उनको समझा रहा हूँ कि यार मैं कोई आपको पैसे ना दे के बहुत अमीर नहीं रह जाऊँगा या आप गरीब नहीं हो जाएंगे, तो मुझे पता है। लेकिन उन्होंने मैनी अ टाइम्स उन्होंने कहा हम पैसे नहीं लेंगे कि आप पाकिस्तान से आए, आप हमारे मेहमान हैं। एक शॉपकीपर ने जयपुर में तो मुझे ये भी कहा कि साहब मैं सारा दिन कमाता हूँ, तो अगर मैं आपसे पैसे नहीं लूँगा तो मैं गरीब नहीं हो जाऊँगा। यानी दिस स्पिरिट स्टिल प्रिवेल्स। आप मुल्तान से एक दफ़ा मुल्तान का भी कोई बंदा मिल गया था उधर आपको? मुंबई में वो फैमिली मिली थी। अच्छा, वो क्या था, ज़रा वो वाक़या भी ज़रा सुना दें। मैं इस माहौल में कि जितना देखें हम एक दूसरे को बड़ा बुरा भला मीडिया वाले बैठ के कह रहे हैं, लेकिन मैं वो करना नहीं चाह रहा। मुंबई में गया तो हम एक ग्रुप थे, तो अकबर खान जो फिल्म प्रोड्यूसर हैं उन्होंने पाकिस्तानी जो मीडिया के लोग थे इन्हें रात को पार्टी पे बुलाया। ठीक। तो पार्टी पे मैं खड़ा था तो एक वेटर उनका आया, तो उन्होंने कहा कि बाहर एक फैमिली आपसे मिलना चाह रही है। ये मेरा पहला विजिट था इंडिया का। तो मैंने कौन सा साल है? प्रोबेबली 2007। ठीक। तो मैं ज़रा अंदर से थोड़ा मतलब यू कैन अंडरस्टैंड ना, मैं पहली दफ़ा उधर गया और आपको होता है कि पता नहीं कौन है तो खौफ, मैं खुल के बात कर रहा हूँ, अंदर से मैं डरा हुआ भी था कि पता नहीं कौन है, क्यों मिलना चाह रहे हैं। यानी जो इधर बैठ के आपका इम्प्रेशन होता है, जो मैं पहले बात कर रहा था कि यानी सारे ही मुखालिफ हैं, तो खैर मैंने पहली बार रिफ्यूज़ किया। मैंने कहा जी ये क्यों 11 का रात का टाइम होगा, मैंने कहा मैं इधर, और इनफैक्ट जिनकी फ़िल्में सारी ज़िंदगी देखी वो हमारे सामने खड़े थे, तो मैं पार्टली उसमें भी था, लेकिन पार्टली वो बात। कौन कौन थे वैसे बता ही दें। प्रेम चोपड़ा थे, यानी पूनम थी, अकबर ख़ान की बात कर रहा हूँ, अकबर ख़ान पूरी वो जो फिल्म इंडस्ट्री उनकी फैमिली है वो लोग थे, बहुत सारे लोग थे।
तो प्रेम चोपड़ा की तो सारी ज़िंदगी हमने विलन की फिल्में देखी। मसलन कटी पतंग में प्रेम चोपड़ा का एक किरदार है, यानी पावरफुल किरदार। तो 2 घंटे और 30 मिनट विलन का होता है, आधे घंटे में हीरो जो है ना बादी पलटता है। ठीक है, वो अमरीश पुरी हो, वो प्रेम चोपड़ा हो। प्रेम चोपड़ा की अपनी एक स्टाइल है बात करने का, स्टाइल था बात करने का। बहुत सारी फिल्में देखी, लेकिन वो 12:30 या 1 बजे खाना वाना खा के पार्टी ख़त्म हुई तो मैं गया, तो फिर वो वेटर आया, उसने कहा कि वो बैठे हैं जो आपसे मिलना चाह रहे हैं। उस वक्त ना मेरे दिल को बात लगी कि एक बंदा रात के इस वक्त तक बैठा इंतज़ार कर रहा है, अगर वो मेरा इंतज़ार कर रही हैं तो मुझे ज़रूर बात करना चाहिए। तो मैं उनके पास चला गया, तो मैंने कहा जी आप बताएं, आप, मेरा नाम शौकत पराचा है। वो नाम लेके आया वेटर ना, तो आप मुझसे क्यों मिलना चाह रही थी? खातून है। हाँ ठीक। उन्होंने कहा इसलिए मिलना चाह रही हूँ कि मुझे पता चला कि पाकिस्तान से लोग हैं। मैंने पूछा कोई मुल्तान से है, तो उन्होंने आपका बताया, तो मैं बैठ के हूँ। ओहो, अच्छा, मैं थोड़ा सा ना और अलर्ट हुआ कि ये मुल्तान तक भी पहुंच गए। तो मैंने पूछा आप क्यों मुझसे मिलना चाह रही हैं? कि मैं मुल्तान से आया हूँ, एक जर्नलिस्ट हूँ, अब मैं आई कैन यू नो हैव क्वेश्चंस। तो उन्होंने कहा कि क्योंकि मेरे पूरी फैमिली जो थी उन्होंने माइग्रेट किया था मुल्तान से 1947 में। ठीक, तो हम मुल्तानी हैं, अभी भी हम मुल्तानी कहलवाते हैं। अच्छा, तो मैंने कहा अगर आपके फादर मुल्तान से आए थे, आपकी फैमिली मुल्तान से आई थी, तो वो दे मस्ट बी सराइकी स्पीकिंग। उन्होंने कहा जी जी बिल्कुल, घर में जो है ना वो सराइकी बोलते हैं। अच्छा, फिर सराइकी ना सुने, अब मैं अपना ज़रा तसल्ली कर रहा हूँ, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। ठीक है, प्लीज़। तसल्ली जो मेरे अंदर खौफ था, मैंने उसको भी तो दूर करना था। तो मैंने पूछा, मैंने कहा आपके पेरेंट्स, आपके फादर या फैमिली सराइकी बोलती थी, तो कुछ तो आपके सामने जो बोलते थे वो आप 2-4 लफ्ज़ बोल दें। तो उन्होंने दोहराए 2-4 लफ्ज़। शाह जी सारा खौफ जाता रहा। ओहो ओहो, सारा खौफ जाता रहा। अब सुबह मेरी फ़्लाइट थी, उन्होंने मुझे कहा कि आप सुबह ब्रेकफास्ट हमारे साथ करें, कि मेरी बड़ी ज़िंदगी में ईशा रही है कि आशा रही है, जो भी लफ्ज़ है, कि मैं मुल्तान के लोगों से मिलूं। मैं परेशान कि सुबह तो मेरी फ़्लाइट है और मैं फ़्लाइट कैसे कैंसिल करूं। मैंने कहा जी मैं नहीं, सुबह नहीं मिल सकता। हाँ, मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगा तो मैं ज़रूर आपसे मिलूँगा। आई मेड अ प्रॉमिस, अ कमिटमेंट। मैं आ गया, फिर मैं जा रहा था तो मैंने उनको ईमेल भेजी, दोबारा आप जा रहे हैं? हाँ, मैंने मुंबई भी जाना था, मैंने एक कॉन्फ्रेंस थी, वो हम गए थे उधर ना कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म चेन्नई में, तो उसमें हमारा मुंबई में भी था, तो एक कॉन्फ्रेंस थी, उसमें गया। तो उन्होंने शाह जी बड़ा जज्बाती कर दिया मुझे, जज्बाती इन अ वे। उन्होंने मुझे ईमेल भेजी, उन्होंने कहा कि सराफा बाज़ार पाक गेट के अंदर एक मस्जिद है, वो जसूजा वाली गली कहलाती है, तो आप उस मस्जिद के सामने वाले घर के कुछ फ़ोटो भेजिए। ओहो, जज्बाती कर दिया। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने फ़ोटो बनवाए, 2 एल्बम बनवाई, ले गया। वो पूरी फैमिली बड़ी खुश हुई। मैं गया उनके घर में, वो बुज़ुर्ग थे, बाद में लेटली ही डाइड। नाम क्या था उनका? मून चंद जी। मून चंद, हाँ, वो 47 में पता चला कि मुल्तान में उनकी 300 लूम्स थी। दे वर अ वेल्दी फैमिली, और उन्होंने जहाज़ से, वो चार्टर जहाज़ मंगवा के गए थे वो। तो खैर मैं बुज़ुर्ग थे, उनके साथ बैठा रहा 2-3 घंटे। वो बीमार भी थे, एज के उस हिस्से में थे। शाह जी वो 2-3 घंटे मुझे लगा मैं अपने किसी गांव के बुज़ुर्ग के साथ बैठा हूँ। इतनी अपनायत, प्यार से बातें, वो हर चीज़ मुझसे सराइकी में बातें हो रही हैं। हाँ, ऑब्वियसली, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि मैं अपने गांव में बैठा हूँ। तो वो जो फिर दिल्ली में भी मैं जाता हूँ, कुछ और भी, कोई बावलपुर के लोग हैं, जंग के लोग हैं, वो मुझे घर ले जाते हैं, हम खाना खाते हैं बैठ के, घर ओपन रख देते हैं मेरे लिए। वो ये भी नहीं सोचते कि जो पाकिस्तानी जासूस होगा, पता नहीं जर्नलिस्ट है या नहीं है, पता नहीं कौन है ये। तो ये जो कहते हैं ना मिट्टी से प्यार, तो ये शाह जी रिफ्लेक्शन है मिट्टी से प्यार। अब मैं भी, मुझे इस्लामाबाद में, मैं कॉलेज जहाँ पढ़ा हूँ, मैं यूनिवर्सिटी जहाँ पढ़ा हूँ, मेरी ज़िंदगी की जॉब जहाँ हुई है, लेकिन मैं जब भी जा रहा होता हूँ तो कोई पूछता है किधर जा रहे हैं, तो मैं कहता हूँ घर जा रहा हूँ। हाँ, मुल्तान जा। तो शौकत भाई, ओवर द ईयर्स
ये जो सेंटिमेंट है लोगों की, एक तो मैंने और आपने बात की ना मीडिया की, वो उधर भी ऐसा है इधर भी ऐसा है, फिर कुछ वॉर मॉन्गर्स हैं जो उधर भी हैं और इधर भी हैं, ये इंतहा पसंद एलिमेंट्स तो सारी जगहों पे है ना। ये जो हैं जो चाहते हैं कि ये लड़ाई ना हो, जो हालात को नॉर्मलाइज हों और हम नॉर्मल मामूल के नेबर्स की तरह रहें, परसेंटेज क्या देखते हैं? ये ज़्यादा हैं, वो ज़्यादा हैं, कौन से ज़्यादा हैं? जो लड़ाई चाहते हैं ना, जो वॉर मॉन्गर्स हैं, वो माइनॉरिटी है और वो कोई साइजेबल नंबर ऑफ पीपल भी नहीं है। वो दे आर द इंटरेस्ट ग्रुप्स जो अमन चाहते हैं। मसलन आप भी शो करते हैं, मैं भी शो करता हूँ। अगर इंडिया के बारे में मैं शो करूँ बड़ी रेटिंग आती है, और उसकी वजह क्या है कि लोगों में इंटरेस्ट है एक दूसरे के बारे में जानने का। इस मुल्क में ना 2-3 मिथ्स रही हैं और मुझे उसका आंसर नहीं मिला। मैं आपके सामने वो सवाल रख लेता हूँ। यानी कहते थे कि जी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ताल्लुकात मामूल पर लाने के लिए जो पाकिस्तान की तरफ से रुकावट है वो पंजाब है जी। क्यों जी? क्योंकि जी वो ईस्ट पंजाब में उन्होंने जुल्म किया, सिखों ने मारपीट हुई, मर्डर हुए, जो दास्तान है जुल्म की, उस वो तो ढकी छुपी नहीं है ना। और वो जगह जगह पंजाब में सेटल्ड हैं, तो उनका सेंटीमेंट जो है ना, वो पंजाब वालों का सेंटीमेंट इतना ज़्यादा है कि अगर खैबर पख्तूनख्वा चाहे या सिंध चाहे या बलूचिस्तान चाहे, तो वो जी पंजाबी रुकावट है इसमें। और एस्टैब्लिशमेंट का भी इल्ज़ाम लगाते हैं। सुने ना, मैं उस पर आता हूँ। शाहजी मियाँ नवाज शरीफ कौन है? पंजाब। इनसे बड़ा कोई पंजाबी है? नॉट एट। और कहाँ से हैं? लाहौर से। उनसे बड़ा कोई पंजाबी हो सकता है? तो मिथ गई ना कि पंजाब रुकावट है, नहीं है ना। दूसरी जो आप एस्टैब्लिशमेंट की बात कर रहे हैं, दूसरी मिथ ये है कि एस्टैब्लिशमेंट रुकावट है जी, बल्कि सीधी बात करें जी फौज रुकावट है। ठीक। जनाब परवेज़ मुशर्रफ कौन थे? फौजी। फौज के सरबराह। बिल्कुल ठीक। सिर्फ फौजी नहीं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। और मुझे याद है फॉरेन मिनिस्टर खुर्शीद महमूद कसूरी साहब, मियाँ साहब, उन्होंने एक बयान भी दिया था कि इंडिया को चाहिए जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब की मौजूदगी का फ़ायदा उठाएं, पाकिस्तान के साथ जो है वो कुछ मामला तय करें। ये मियाँ नवाज शरीफ ने बयान दिया था ना, मियाँ खुर्शीद कसूरी साहब जो फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, मियाँ साहब ने तो वाजपेयी जी को बुलाया ना, दोस्ती बस से वो चढ़ के आए, क्या हुआ उसके बाद? फिर कारगिल हो गया। ठीक है, लेकिन जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने कुछ सबक सीखा। उसके बाद जब वो खुद इक़्तिदार में आए, उन्होंने फिर आगे बढ़ाया हाथ, वो आगरा चले गए। आपको याद है नेपाल में एक समिट हुई थी, सार्क समिट, मुशर्रफ खुद गए थे, चल के वाजपेयी जी से हाथ मिलाने के लिए चल के गए थे, तकरीर कर रहे थे, वाजपेयी साहब बैठे थे ऊपर स्टेज पे, जनरल मुशर्रफ साहब, आई विश कि आप ये विजुअल चला दें, चल के चले थे वो, चल के गए थे हाथ में, अपनी तकरीर खत्म की और तकरीर में कहा कि मैं भारत के साथ हाथ मिलाना चाहता हूं और चले गए। ठीक है जी। तो जो जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब, मैं कह रहा हूँ कि वो जो मिथ थी ना कि पंजाब रुकावट है, मियाँ साहब ने तो बुलाया। लाहौर डिक्लेरेशन आज भी जो है, मैं समझता हूँ कि इतना ज़बरदस्त लाहौर डिक्लेरेशन है जिसमें एक पीस विद ऑनर का कॉन्सेप्ट था कि उसमें लिखा हुआ है कि कश्मीर का जो तनाज़ा है, डिस्प्यूट है, हम इसको बातचीत के ज़रिए हल करेंगे। शमशाद अहमद ख़ान साहब अभी भी वो जो हैं वो मौजूद हैं और उनसे कल भी परसों भी मुझे किसी शो में वो नज़र आए थे। उधर से सलमान हैदर साहब थे, फॉरेन सेक्रेटरी थे, क्योंकि बुनियाद ये जो 8 पॉइंट एजेंडा है, 8 पॉइंट एजेंडा जो है ये जनरल परवेज़ मुशर्रफ का नहीं था। ये 22 जून 1996 में उस वक्त 97 में जब मियाँ नवाज शरीफ दूसरी बार वज़ीर आज़म थे, सलमान हैदर साहब इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी और शमशाद अहमद ख़ान साहब पाकिस्तानी फॉरेन सेक्रेटरी, इनके टॉक्स हुए, तो उसके बाद एक जॉइंट स्टेटमेंट आई थी 21-22 जून 1997 को। एग्जैक्टली 8 पॉइंट एजेंडा उसमें एग्री हुआ था कि हम इस पे मुज़ाकरात शुरू करेंगे। एक बार ऐसा हुआ तो कराची कौंसिल ऑफ फॉरेन अफेयर्स का एक फंक्शन था, तो मैं उधर गया।
इत्तफाक है कि शमशाद अहमद ख़ान साहब भी वहाँ मौजूद थे और सलमान हैदर साहब भी वहाँ मौजूद थे। मैंने दोनों को बिठा के प्रोग्राम रिकॉर्ड किया। अच्छा, हाँ, मैंने इंटरव्यू किया, बड़ा अच्छा चला। जो मैं पहले आपसे बात कर रहा हूँ कि आप इंडियन पर्सपेक्टिव, इंडिया के बारे में प्रोग्राम करें, बहुत व्यूअरशिप पाकिस्तान में मिलती है। वो शो मेरा तीसरे नंबर पे आया था और इंडिया की एक बहुत अच्छी सीजन्ड सोबर जर्नलिस्ट हैं सुहासिनी हैदर। नो डाउट, नो डाउट। वो बहू हैं सलमान हैदर साहब की। जी जी, वो इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी जो उस वक्त 1997 में जो जॉइंट स्टेटमेंट के ऑथर थे, वो उनकी बहू हैं। दी हिंदू में वो लिखती हैं, कुछ एंकर भी रही वो किसी उसमें। जी, अभी लास्ट टाइम भी आई थी, हाँ, मैंने इंटरव्यू तो किया। बात इधर से उधर चली जाती है क्योंकि बात है इतनी लंबी। तो लिहाजा दोनों मिथ जो थी ना, पंजाब रुकावट है, गलत साबित हो गई। फ़ौज रुकावट है, जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने खुद इस कंपोजिट डायलॉग को ऑथर किया, आगे चलाया, यानी उनकी सरपरस्ती, ऑथर करने का मतलब उनकी सरपरस्ती में आगे बढ़ा। और वही शाहजी 4 साल जो थे ना, वो एक कंफर्ट था इंडिया और पाकिस्तान के तल्लुकात में। दोनों साइड से जो लोग अमन के दाई हैं और दे आर दी मेजॉरिटी, बट दे आर साइलेंट। नहीं, साइलेंट नहीं है, ऐसी नहीं है, क्योंकि जो मैकेनिक्स बन गई हैं ना शाहजी। मसलन मैं फिर इजाज़त चाहूँगा आपकी कि अगर कोई अमन की बात करे इधर से या उधर से, तो उसको तो फ़ौरन एजेंट करार दे दिया जाता है। कोई अगर अमन की बात करे कि यार एस्केलेशन कम करें, वो कहेंगे कि जी वो तो उनका एजेंट है, या कम अज़ कम ये कह दें कि वो जी प्रो अपना गवर्नमेंट नहीं है, हाँ जी, प्रो पाकिस्तान है या प्रो इंडिया है। इसलिए मसलन मियाँ नवाज़ शरीफ ने दिसंबर 2015-16 था जब यही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी पाकिस्तान आए थे, अफ़गानिस्तान आए हुए थे। और ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात करूं, अफ़गानिस्तान आए हुए थे, काबुल में एक ट्वीट उनकी आई मेरे सामने, किसी ने भेजी कि आई विल बी लैंडिंग इन लाहौर। और मैं किधर जा रहा था उस दिन, मेरे एक कराची से दोस्त आए हुए थे हमारी ऑर्गेनाइजेशन के। मैं उनको लेके ना, उनकी फैमिली, अपनी फैमिली को लेके मैं कटास राज मंदिर जा रहा था सैर कराने के लिए, कि वहाँ कटास राज चकवाल में इसी मोटरवे कलर कार के साथ। तो एक तो मैंने कहा इनको सैर करवाऊंगा, वो कह रहे थे किसी और अच्छी जगह पे, कोई नई जगह पे ले चलो। मैंने कहा उधर ले चलता हूँ। और वहाँ कटास राज मंदिर और कलर कहार के दरमियान एक होटल है, झाल चकियाँ की दाल मिलती है। तो मैंने कहा उनको दाल भी खिलाऊंगा, जो कि खाई हमने बैठ के, ठीक है। ऑन द वे टूवर्ड्स कटास राज मंदिर तो मुझे ये ट्वीट नज़र आया, तो मैं उधर रुक गया। देन आई डायल्ड समवन, जो सोर्सेज हमारे होते हैं पाकिस्तानी सोर्सेज, उन्होंने कहा कि हाँ ये सही है, आ रहे हैं। तो शाहजी मेरे लिए तो इससे बड़ी खबर क्या थी, कोई खबर। और आई कुड रिकनेक्टेड कि आपकी नज़र में गुजरा होगा, मनमोहन सिंह साहब जब वज़ीर आज़म थे, वो कहा करते थे कि मैं नाश्ता करूं दिल्ली में, लंच करूं पाकिस्तान में, लाहौर इस्लामाबाद में, और डिनर करूं अफ़गानिस्तान में, और वे बैक में आ जाऊं, ठीक है, काबुल में। तो ये नरेंद्र मोदी साहब जब आए 25 दिसंबर को, तो मुझे वही रिफ्लेक्शन मिली कि नाश्ता उधर से करके आए होंगे, लंच किया होगा काबुल में, और ये डिनर अब मियाँ साहब के साथ करेंगे। ये मैंने खबर दे दी। खैर इंडियन चैनल से बड़े फ़ोन आए, मैं उनको बता रहा था। अच्छा, सब पूछ रहे थे कैसे पता चला, और मैंने कहा यार ये ट्विटर पे है। नहीं, अगली बात जो मैं कर रहा हूँ कि हाँ आ रहे हैं, कैसे पता चला। मैंने कहा मेरे अपने पाकिस्तान में रहता हूँ, मेरे सोर्सेज हैं, मेरा दिल कर रहा है आपको बताऊँ, लेकिन नहीं बताऊँगा क्योंकि अगले बंदे की जो है ना वो प्राइवेसी जो है वो। हाँ, लेकिन उसके बाद क्या हुआ शाहजी, पठानकोट हो गया 1 हफ्ते के अंदर जी, 6 दिन के बाद। हाँ, लेकिन उसमें एक बात मैं ज़रूर करूँगा। लेटर ऑन जो मुझे पता चला, और मैंने ख़बर भी चलाई थी, कि पाकिस्तान ने ये इंडिया को इन्फॉर्म किया था कि इस तरह का कोई हमें वो इंटेलिजेंस मालूमात दी आपको आप तो ज़्यादा बेहतर जानते हैं, ठीक है। लेकिन इसके बावजूद वो ना रोक सके। एक जो जीप थी भाई, कम अज़ कम, क्योंकि इस वाक़या से एक दिन पहले उन्होंने पठानकोट का जो एयरबेस को जा रहा है, वो सारा बाज़ार बंद करवा दिया था। ये आई रिमेंबर, क्योंकि मैं फॉरेन पॉलिसी कवर करता हूँ। लेकिन इसके बावजूद वो प्रिवेंट नहीं कर सके। हाँ, एक और था उन्हीं दिनों में, कोई राजस्थान में भी कोई ऐसी अटैम्प्ट की जानी थी, पाकिस्तान ने वो भी बता दिया था, और उसको उन्होंने प्रिवेंट कर लिया और था। इंडिया ने भी 1-2 दफ़ा पाकिस्तान में इतला दी है। तो बेसिकली ये जो था ना कि
कोऑपरेशन इन काउंटर टेररिज्म, जो काउंटर टेररिज्म वाला 8 नुकाती एजेंडा था, उसमें ये भी था काश के टेररिज्म के ख़िलाफ़ जो है, मसलन आपने बलूचिस्तान का जिक्र किया, यानी दुनिया भर ने मजम्मत की जाफर एक्सप्रेस की। अब पाकिस्तान के अंदर एक रेगरेट है कि इंडिया भी मजम्मत कर देता। ठीक बात। इंडिया यानी ये जो इंसान मरे, जैसे पहलगाम में पाकिस्तान ने कहा है ना कि हमें तशवीश है, मजम्मत की है ख्वाजा आसिफ ने, डिफेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने, तो जाफर एक्सप्रेस पे भी वो कर देते मजम्मत। कम अज़ कम इत्तमाम हुज्जत के लिए हम कह देते कि यार देखो उधर से हिंदुस्तान ने भी की है। तो ये ज़रा दुख होता है ऐसी बातों से। अच्छा, मैं चाहूँगा कि दोबारा मैं सवाल दोबारा पुट करूँ और मुझे वो यादगार बताएं। मैं जानना चाहता हूँ, बहुत सारी बातें आपने कह दी और समझ में आ गई हैं, लेकिन 2014 में मोदी साहब पहली दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं। हाँ, मैं आप उधर सवाल समझ आ गया। मैं 2014 में 2 दफ़ा इंडिया गया। एक मैं गया जनवरी फरवरी में, और फिर इलेक्शन कवरेज के लिए। ये बाकायदा मैंने वीज़ा भी लिया था कवरेज का कह के, और मैं बताता हूँ मैं किधर किधर गया था। जो जनवरी फरवरी में गया तो मैं लोगों से पूछा, वो लोग कौन होते हैं, टैक्सी ड्राइवर से पूछ लिया, होटल वाले से पूछ लिया, दुकानदार से पूछ लिया कि भाई आपके चुनाव आ रहे हैं जून में, उधर तो लंबा चुनाव होता है ना, किसको वोट देंगे। तो मुझे एक सेंस बना कि इस दफ़ा कांग्रेस हार जाएगी और ये बीजेपी लेड बाय मोदी, नॉट लेड बाय एल के अडवाणी जी, कि मोदी जी जीत जाएंगे। ये मेरा ज़हन बन गया जनवरी फरवरी में। ठीक है, जनवरी फरवरी में जो मैंने लोगों से इंटरेक्शन किया, फिर मैं इलेक्शन की कवरेज के लिए गया, एंड टू योर सरप्राइज आई वॉज एबल टू गो टू बनारस, वाराणसी। ओहो। हाँ, मैंने उधर 2-3 दिन गुजारे। मैंने एक शो भी रिकॉर्ड किया गंगा रिवर में, बोट एक किराए पे ली, तो जो घाट है ना सारे, मैंने घाट के सामने लोगों के इंटरव्यूज़ किए बनारस में, वाराणसी, वहाँ पर, क्योंकि बनारस जो है ना वो हमारे लिए वो एक तारीख़ी शहर है, तो उसकी कॉनोटेशन है जैसे बनारसी साड़ी या फिल्म बचपन में थी बनारसी ठग। मैंने वैसे बाय द वे किसी से पूछा कि ये बनारसी ठग कैसे टर्म आई, तो उन्होंने बैकग्राउंड भी बताया, खैर उसमें नहीं चलते। तो फिर मैं वाराणसी से होकर दोबारा वापस दिल्ली आया, क्योंकि जिस दिन अनाउंसमेंट होनी थी रिज़ल्ट्स की, तो जस्ट मेरे लिए एक्साइटमेंट थी कि एज अ जर्नलिस्ट जो मेरी पहले असेसमेंट बनी थी जनवरी फरवरी में, क्या वो पूरी होती है। नहीं, मैं कांग्रेस के ऑफिस नहीं गया, या थोड़ी देर के लिए गया हूँगा, मैं बीजेपी के ऑफिस पहुँच गया। दोपहर तक तकरीबन क्लियर था। 2007 का जो इलेक्शन था इंडिया का, यहाँ शिव सेन हाई कमिश्नर थे ना, हाई कमिश्नर थे। तो उन्होंने घर में बुलाया था, हम रिज़ल्ट देख रहे थे जब कांग्रेस जीती थी, और उस वक्त तो कांग्रेस की जीत का किसी को आइडिया नहीं था। शिव शंकर मेनन जी यहाँ हाई कमिश्नर थे, तो उस दिन अ सरप्राइज इवन फॉर इंडियंस कि अच्छा कांग्रेस जीत गई है, क्योंकि जिस तरह अभी मोदी जी कहते थे ना अब की बार 400 पार, 400 पार नहीं हुआ, वाज अ सरप्राइज। इसी तरह कांग्रेस का 2007 में जीतना भी वाज अ सरप्राइज। तो मैं उधर बीजेपी के ऑफिस खड़ा हूँ, मैं अब दिन में, जैसे हम जर्नलिस्ट हैं, मैं बीपर दे रहा हूँ ना इधर, तो मुझे प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग के दौरान उन्होंने पूछा कि आप हैं कहाँ पर, तो मैंने कहा जी मैं बीजेपी के दफ्तर खड़ा हूँ। दिल्ली में बीजेपी के हेडक्वार्टर में आप बीपर दे रहे हैं पाकिस्तानी टीवी चैनल को, और बता रहे हैं कि जी इलेक्शन रिजल्ट क्या है। बता रहा हूँ कि बीजेपी जी मेरी तरफ से जीत गई है बीजेपी। ये दिन का कोई 2-3 का टाइम था, और इनफैक्ट जो उधर से मुझे फीलर मिल रहा था तो वो ज़ाहिर यही था। तो मुझे कहा गया कि यार वो बीजेपी के दफ्तर में आपको खतरा नहीं है, आप निकलने। मैंने कहा कोई खतरा, इनफैक्ट कोई खतरा नहीं था। अच्छा, पाकिस्तान से कहा जा रहा है कि बीजेपी के दफ्तर में वो खतरा होगा। हाँ। उधर से आप कहते हैं कोई खतरा नहीं, कोई खतरा, क्योंकि मैं दिन भर उधर खड़ा रहा। मैं सुबह कोई 9 बजे पहुँच गया। दो थी ना मेरी जो ख्वाहिशात थी, एक तो मैं अपनी असेसमेंट को एज अ जर्नलिस्ट में वेरीफाई या उसको नलीफाई होता हुआ देखना चाह रहा था। दूसरा ये था कि ज़ाहिर मैं जर्नलिस्ट हूँ, मुझे तो ख़बर चाहिए। तो सारा दिन मुझे किसी ने नहीं पूछा, उनको मैंने बताया भी सही मैं पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हूँ। मसलन
रवि प्रसाद शंकर जी उनके बाद में वो बने, मंत्री बने, वज़ीर बने, यानी वो बिहार से हैं, बीजेपी के बड़े रहनुमा हैं। मैं उनकी प्रेस का टॉक थी, मैं उधर चला गया, मैं तो तारफ भी कराया कि आई एम अ जर्नलिस्ट फ्रॉम पाकिस्तान, आई वांट टू आस्क दिस क्वेश्चन, और ही रिस्पॉन्डेड टू माय क्वेश्चन। मैंने क्वेश्चन भी यही पूछा कि अब आपकी सरकार बनने वाली है तो आपकी पॉलिसी क्या होगी। तो उन्होंने कहा जब गवर्नमेंट बन जाएगी, वो जो जवाब होना चाहिए था उस वक्त, जब जो गवर्नमेंट बन जाएगी, जिस तरह से गवर्नमेंट बनेगी तो फिर हम डिसाइड करेंगे, वट एवर, मुझे अच्छी तरह याद नहीं क्या था। लेकिन मैंने आई स्पेंट द होल डे इन बीजेपी ऑफिस, और वो जो जैसे यहाँ किसी सियासी जमात के ऑफिस के इंचार्ज होते हैं, मीडिया इंचार्ज होते हैं, मैं उन सब से मिला। मैंने बताया कि भाई मैं पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हूँ, वैलिड वीज़े के साथ आया हुआ हूँ और मैं इधर रिपोर्टिंग के लिए आया हूँ। मे भी उनको पहले भी पता हो, मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन बहरहाल दिन में मैं वहाँ मौजूद रहा। बीजेपी की सरकार बन गई, अब्दुल बासित साहब वहाँ आई बिलीव के वो हाई कमिश्नर थे हमारे। हाँ हाँ, बड़ी अच्छी किताब लिखी बासित साहब ने, बीच में जज्बाती बड़े नजर आए। हाँ। लेकिन और फिर उन्होंने मेमोइर्स रिकॉर्ड किए। फिर एक और बात भी बता दूं कि ये जो मेरा जाना आना है, मैं मसलन शाह महमूद कुरैशी साहब गए बतौर फॉरेन मिनिस्टर, मैं उनके साथ गया था अलहदा अपने ऑफिस की तरफ से, मैं किसी के जहाज़ में नहीं गया ना। मैं इवन एक सार्क समिट थी दिल्ली में, शौकत अजीज़ साहब उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे, मैं अपने खर्चे पे गया था, मेरे ऑफिस की तरफ से। इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट होता ही वो है जो अपने खर्चे पे, हिना रब्बानी खर साहिबा जब स्टेट मिनिस्टर से एलिवेट हो के फेडरल फुल मिनिस्टर बन के, वज़ीर ख़ारजा बन के दिल्ली गई थी, मैं उस वक्त भी गया था। क्योंकि मैं समझता हूँ कि जब आप स्पॉट में हैं ना, आप स्पॉट में हैं तो आप उसको कर सकते हैं। मैं शर्मुल शेख भी गया जब डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब और यूसुफ रज़ा गिलानी पहली दफ़ा मिले थे मुंबई अटैक के बाद। और मज़े की बात बताऊं, जो बड़े इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट बनते हैं वो उनके जहाज़ में गए थे, मैं एग्जैक्टली अलहदा अपने ऑफिस के खर्चे पे। और इतना मुश्किल था वहाँ जाना शाह जी, यहाँ से मुझे कराची फ़्लाइट पे गया, कराची से मैं बहरीन फ़्लाइट पे गया गल्फ़ एयर पे, बहरीन से मैं गया उधर कायरो उतरा, कायरो से जो है मैं शर्मुल शेख की फ़्लाइट लेके पहुंचा। और वो जो दिन था जिस दिन पाक इंडिया टॉक हो रही थी, सारा दिन हमारा लग गया। मनमोहन सिंह जी और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, इनकी टॉक्स हुई। और हाँ, एक बात बताऊं बड़ी हिस्टोरिक, वो आपने अभी जाफ़र एक्सप्रेस की बात की थी, वो पहला मौका था जब पाकिस्तान इंडिया की जॉइंट स्टेटमेंट में बलूचिस्तान का जिक्र आया, इंडिया कनेक्शन का जिक्र आया, जो बाद में खैर जैसे ही मनमोहन सिंह जी वापस आए तो इंडियन पार्लियामेंट में कोहराम मच गया। उस वक्त जब ये वाला सार्क समिट इधर हुई थी, मैं यशवंत सिन्हा साहब से मिला, उनसे उनका इंटरव्यू किया। उस वक्त वो जो उनकी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थी, जो बाद में उनकी फॉरेन मिनिस्टर भी बनी, मैं उनसे भी मिला था। और भी जो इंडियन पॉलिटिशियन हैं, लेफ़्ट के हैं, सीताराम येचुरी, इफ़ आई प्रोबेबली प्रोनाउंस करेक्टली, मैं उनका इंटरव्यू किया। केजरीवाल जी का मैंने इंटरव्यू किया बतौर चीफ मिनिस्टर। ठीक। हाँ, फिर चीफ मिनिस्टर ऑफ नई दिल्ली, चीफ मिनिस्टर ऑफ नई दिल्ली, क्योंकि उधर वो नए नए आए हुए थे तो इधर भी नारे पीटीआई के वैसे ही लग रहे थे ना वो। लेकिन उन्होंने बहरहाल बिजली फ्री कर दी दिल्ली के लिए, बहुत सारे इनिशिएटिव लिए तालीम के हवाले से, कि बहुत सारे जो दिल्ली के नोबेलिटी के प्राइवेट स्कूल से, वहाँ से बच्चे इनके सरकारी स्कूलों में आते रहे। अब तो खैर वहाँ पर उनकी पार्टी हार गई है और ये जीत गए हैं। तो इसलिए प्रिसाइजली मैं शाह जी फिर कहूँगा कि जो इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं ना, वो तो रुकावट बनते हैं और वो कामयाब हैं। जो आप कह रहे हैं ना साइलेंट है, साइलेंट नहीं है, एक मैकेनिज़्म ऐसा बन गया है। हाउ टू ब्रेक दिस मैकेनिज़्म, ये सबसे बड़ा चैलेंज है इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, ये नफ़रत की दीवारें ख़त्म करने में। आखिरी बात जी, ये जो पहलगाम का वाक़या है, अफसोसनाक वाक़या है और बहुत काबिल मज़म्मत है। इनोसेंट लोग, निहत्ते लोग मारे गए। बलूचिस्तान में भी निहत्ते लोग मारे जाते हैं, बहुत अफसोसनाक वाक़या। आपको लगता क्या है एंड क्या होगा? आप समझते हैं कि हिंदुस्तान कोई रिएक्शन करेगा या कोई लिमिटेड किस्म की कोई कार्रवाई पाकिस्तान के ऊपर करेगा, या कोई पीस की होप है, उम्मीद है कि इससे कोई अच्छाई भी निकल आए? दैट्स $100 मिलियन क्वेश्चन।
इसलिए कि आप ग्लोबल रिएक्शन देखें, सदर ट्रंप ने कह दिया कि मैं इनको जानता हूँ, ये आपस में कर लेंगे। इसके दो मतलब हैं शाह जी। मैं अब आपको एक डिप्लोमेटिक उसमें बात कर रहा हूँ। नंबर वन कि खैर है यार, ये नहीं लड़ते बढ़ते नहीं हैं, ठीक है, न्यूक्लियर स्टेट्स हैं दोनों। हाँ, नहीं लड़ते बढ़ते नहीं हैं। लेकिन इसका दूसरा खतरनाक है, आपको पुलवामा याद होगा, उसके बाद माइक पेम्पियो जो फॉरेन उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, उन्होंने इंटरवीन किया था। यानी मिसाइल उधर भी फिक्स थे, इधर भी फिक्स थे, किसी भी वक्त हो सकता था। यानी अगर उस वक्त आपको इंटरवेंशन की ज़रूरत पेश आई, आपने किया, तो अब आप कैसे छोड़ सकते हैं कि जी आपस में निपट, आपस में कैसे निपटेंगे? आज तक तो आपस में यानी इतने अदवार हुए टॉक्स, ये पहली नहीं थी। देखे ना, लियाकत नेहरू पैक्ट भी तो हुआ था शिमला भी हुआ था, ताशकंद भी हुआ था, फिर भुट्टो स्वर्ण सिंह टॉक्स भी हुई थी, जनरल ज़ियाउल हक भी क्रिकेट डिप्लोमेसी के तहत गए थे उधर। फिर आपको याद है बेनज़ीर ने राजीव गांधी को बुलाया था, इधर सार्क कॉन्फ्रेंस थी, साइड लाइन पे मुलाकात हुई और 2 एग्रीमेंट्स अभी भी वो इंटैक्ट हैं। नंबर 1 प्री नोटिफिकेशन ऑफ जो मिसाइल टेस्टिंग है वो उस वक्त एग्री हुआ था, फॉर्मलाइज बाद में हुआ। और दूसरा जो हर साल 1 जनवरी को कैदियों का तबादला, नहीं कैदियों की लिस्ट, नहीं वो ये तो 2008 में कैदियों की लिस्ट हुई ना, वो उस वक्त हुआ था 1989 में कि आप जोहरी तनसीबात की फहरिस्तें जो हैं एक दूसरे को एक्सचेंज करेंगे, वो भी यानी इस साल भी 1 जनवरी को हुआ है। जो एग्रीमेंट बेनज़ीर भुट्टो शहीद और राजीव गांधी जी के दरमियान हुए वो आज तक चल रहे हैं। ये नहीं है कि पहली दफ़ा जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में टॉक्स हुए, एक सीरीज़ ऑफ टॉक्स हैं। ब्रेक थ्रू नहीं हो सका कि दोनों मुल्कों की जो लीडरशिप है, कलेक्टिव बात कर रहा हूँ, वो इस हद तक मैच्योर नहीं साबित कर सकी अपने आप को कि बातचीत के इतने अदवार के बावजूद कोई एग्रीमेंट हो जाता। उसमें ये कलेक्टिव फेलियर है, किसी एक साइड की फेलियर नहीं है। अब ये दूसरा सवाल है, देखें, अगर तो कल मैं एक इंडियन जर्नलिस्ट को सुन रहा था, वो कह रही थी कि बिहार के इलेक्शन की वजह से ये पहलगाम जो है ये अब एक टूल बन गया, और क्या ज़रूरत थी जब ये क्राइसिस था तो भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जी बिहार में इलेक्शन रैली को एड्रेस करने गए। मैं डरा हुआ हूँ, मैं खौफ में हूँ, क्योंकि बिहार का इलेक्शन तो अक्टूबर नवंबर में होना है, अभी मई नहीं आया, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, ये क्या होगा फिर यानी क्या वाकई? दूसरा ये है, एक नोशन है थी दोनों मुल्कों के दरमियान, ख़ास तौर पर हम कहते थे मिनिमम डिटेरेंस, कि मिनिमम डिटेरेंस का मतलब है कि कोई सरहद पार नहीं करेगा। लेकिन पुलवामा ने उस मिथ को भी पामाल किया कि बालाकोट तक तो आ गए, जो बालाकोट तक आ सकते हैं वो स्वाबी तक भी जा सकते हैं, वो खुशाब तक भी जा सकते हैं, वो चकवाल तक भी जा सकते हैं, वो मियाँ वाली तक भी जा सकते हैं, वो जनाब बन्नू तक भी जा सकते हैं। फिर वो जो मिनिमम डिटेरेंस वाली है, या तो अभी हमें मिनिमम डिटेरेंस का कोई और लेवल बढ़ाना है, बहुत सारी एडवांसमेंट पाकिस्तान ने भी की हैं। तीसरा ये है कि हमारे पास F-16 है जो एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी है, उनके पास वो राफेल आ गया। असल लफ्ज़ तो गफ़ल है फ्रेंच, लेकिन राफेल बोलते हैं हम लोग इंडियन पाकिस्तानी। तो तीसरी जो सबसे बड़ी जो मुझे ख़तरा नज़र आता है शाह जी, वो है मिसाइल टेक्नोलॉजी। यानी आपको जहाज़ इधर भेजने की ज़रूरत नहीं है, आपको ग्राउंड मूवमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, मिसाइल आप लगाएं, लॉन्ग रेंज मिसाइल हैं दोनों के पास। और मोर डेंजरस है कि दे आर न्यूक्लियर वॉर हेड फिटेड, दे आर द डिलीवरी सिस्टम। अब वो खाली मिसाइल नहीं है कि ईरान ने इसराइल पे फेंक दिए, इसराइल ने इधर फेंक दिए और वो जो है ना लोकलाइज्ड आइसोलेटेड सा हो गया। खुदा ना खास्ता ये बड़े मुल्क हैं, वो नंबर 1 है दुनिया में आबादी के लिहाज से, हम नंबर 5 हैं, कोई छोटा मुल्क पाकिस्तान भी नहीं है। और प्रोफेशनल मिलिट्रीज़ हैं दोनों की प्रोफेशनल स्टैंडिंग आर्मीज़ हैं, ये कोई रिक्रूट्स नहीं है, रज़ाकार नहीं है। बाकायदा एक जो जनरल है उसको तैयार करने में आपको 30 साल लग जाते हैं। 30 साल का एक्सपोजर एक्सपीरियंस आपका, वो हर वक्त जो वॉर आप गेम्स हैं थ्रू मैनी कोर्सेज, कोटा में हों, वो इधर हो जाएं, बाहर हो जाएं ट्रेनिंग, तो बाहर से भी हमारे सारे सिमिलर इज़ विद इंडिया। तो आपके टैक्टिक्स
कपल्ड विद टैक्टिकल वेपन्स, अब ये पीस टैक्टिक्स तो फिर नहीं होंगे ना, ये मुझे डर है। क्योंकि और उसमें एक और एडिशनल डर है, फ़र्ज़ किया वो मिसाइल छोड़ते हैं, हम इंटरसेप्ट कर लेते हैं, ये टेक्नोलॉजी है ना दुनिया में, तो क्या हम फिर बैठेंगे? नो, हम तो कहेंगे कि उन्होंने फेंका है, हम टिट फॉर टैट करेंगे। और अगर खुदा न खास्ता हम फेंकें, वो इंटरसेप्ट कर लें, फिर सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी का मतलब क्या होगा? क्या हम ट्राई करेंगे? ये बड़ा एक थिन पॉइंट है जिसका बहुत ख़तरा है। शाह जी, दुनिया को इंटरवीन करना चाहिए। मैं तो ये अपील करता हूँ, जैसे चाइना ने कहा है कि आप जल्दी जल्दी जो है ना वो तहकीकात पे जो उसको शुरू करें, इंडिपेंडेंट तहकीकात, क्योंकि फिर ये है ना कि उधर कंटेनमेंट ऑफ चाइना पॉलिसी के तहत अमेरिकन जो हैं वो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बना के, पिवट ऑफ एशिया बना के उनको बैठे हैं, और पाकिस्तान और चाइना की स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप है। चाइना ऑलवेज बिलीव इन सपोर्ट टू पाकिस्तान फॉर इट्स टेरिटोरियल इंटेग्रिटी एंड नेशनल सॉवरेंटी। इस पे कौन कंप्रोमाइज़ करेगा? ना पाकिस्तानी कर सकते हैं, ना इंडियन कर सकते हैं। तो लीडरशिप, स्पेशली द इंडियन लीडरशिप, उनको ज़रूर सोचना चाहिए। आई होप कि हमारी ये बातें ये दोनों मुल्कों के जो अमन पसंद लोग हैं और अमन पसंद एलिमेंट्स हैं वो सुने और अपनी अपनी हुकूमतों पे, अपने अपने एलिमेंट्स पे जो कि वॉर मॉन्गरिंग करते हैं उन पे ज़ोर डालें, ताकि दोनों मुल्कों के दरमियान अमन हो। जंग किसी भी सूरत में हल नहीं है मसले का। मैं अभी यूरोप से, जर्मनी से सेकेंड वर्ल्ड वार की वो इंसिडेंट्स को, वो यादगारों को देख के आ रहा हूँ। ये जंग का नाम लेना आसान है, जो जंग जिन पे गुजरी है, न्यूक्लियर जंग जिन पे गुजरी है, हिरोशिमा नागासाकी, ये मैंने और आप हम देखते हैं, जानते हैं, बड़ी तकलीफ दे। मैं खुद हिरोशिमा गया, बिल्कुल, ये बड़ी तकलीफ दे बातें। तो बहुत शुक्रिया शौकत भाई, बड़ा सीखा, मैं बड़ा मशकूर हूँ अगेन कि बड़ा वंडरफुल आपसे बातें सुनी। बहुत लंबी बातें करने को दिल कर रहा है, लेकिन फिर भी आपको बुलाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। शौकत पराचा साहब वो जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने फ़र्स्ट हैंड अकाउंट्स आपको बताए हैं, और आप ये देखें कि ये बातें वो नहीं है कि कोई सरकारी बातें हों, ये बातें वो वाली बातें हैं जो उम्रों के तजर्बे से और समझ बूझ के साथ और फर्स्ट हैंड नॉलेज के साथ आती हैं। तो उम्मीद है आपको शो पसंद आया होगा। प्रोग्राम के बारे में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, और अगर कोई मालूमात हो या कोई सजेशन हो तो talkshop777@gmail.com पे दीजिए।